स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके जूलॉजी सब्जेक्ट में जो जूलॉजी का तीसरा पेपर है अपना, वो है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी का। इस पेपर में कुछ टॉपिक हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में कुछ लेक्चर्स चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। उसी सेल बायोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की, और हमने बात की थी कि जो कोशिका झिल्ली है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा इन नामों से भी जाना जाता है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है और इसी सेलेक्टिविटी के कारण कोशिका का जो आंतरिक रासायनिक माध्यम है, जो इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। तो मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने ऐसा डिस्कस किया था कि झिल्ली से जो ये ट्रांसपोर्ट परिवहन होता है वो दो प्रकार का है। एक को हमने कहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन। उसके कुछ उदाहरण, उसके कुछ प्रकार हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सक्रिय परिवहन की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक तो ये बात डिस्कस करेंगे। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से किस प्रकार अलग हैं, ये बात डिस्कस करेंगे। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार का है, क्या एग्जाम्पल्स हैं उसके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन काम आते हैं वो वाहक या कैरियर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, कुछ उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन को। ओके, तो मैंने यहां पर एक छोटी सी परिभाषा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डिस्कस की है, और ये जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बताती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, वो समझना। नंबर एक, कि जब भी आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एटीपी यानी एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड, यानी जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, मेटाबॉलिक एनर्जी, उपापचयी ऊर्जा एटीपी के रूप में आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एक चीज हो गई। नंबर 2, जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो अणुओं का, आयनों का परिवहन होता है वो उनकी लो कंसंट्रेशन टू हाई, कि जैसे मान लो यहां पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये कुछ मॉलिक्यूल्स, ये झिल्ली है मान लो, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो अणु जिस और इनकी कंसंट्रेशन कम है यानी लो है, वहां से उस ओर जाएंगे जहां उनकी कंसंट्रेशन हाई है। जबकि पैसिव में हमने क्या देखा था, उच्च से कम की ओर, यानी हाई टू लो जा रहे थे, यहां लो से हाई की ओर अणुओं का परिवहन होगा। मतलब ये सांद्रता प्रवणता के उल्टा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ट्रांसपोर्ट होगा। एक डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि पैसिव और एक्टिव में क्या अंतर है। ये हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैंने उस समय बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, कि यहां पर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा है, उसे वहां से किसी वस्तु को नीचे फेंकना है, तो वो सिंपल सा उसे लुढ़काएगा तो वस्तु नीचे आ जाएगी। सेम कि माउंटेन के ऊपर पानी है, उसे नीचे मैदान पर लाना है, तो किसी प्रकार की एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं होगी। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें विसरण है, परासरण है, सुसाध्य विसरण है, हमने डिस्कस किया था। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो उल्टा है, एनर्जी चाहिए, मतलब पहाड़ के ऊपर पानी पहुंचाना है मैदान से, तो बिना मोटर के, बिना पंप के इस पानी को नहीं पहुंचाया जा सकता। ओके, अब जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार का है। और ये 2 प्रकार जो हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के, ये हमने किस आधार पे बनाए, कि इस आधार पे ये बनाया गया कि जो एनर्जी काम में आ रही है, हमने कहा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के, बिना ऊर्जा के संभव नहीं है, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी का सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब कि वो एनर्जी डायरेक्ट मिल जाए या वो एनर्जी इनडायरेक्ट रूप से आ रही है। तो उसी बेसिस पर ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार का है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी इस ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए डायरेक्ट एनर्जी यूज में आती है। जबकि सेकेंडरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डायरेक्ट एनर्जी यूज में नहीं आएगी। आगे की स्लाइड में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया कि अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने कहा है कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सब जानते हैं इसके बारे में। सभी जीवों की कोशिकाओं में ऊर्जा एटीपी के रूप में है और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी, ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी टूटा और जो एनर्जी उत्पन्न हुई उसी एनर्जी को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट के लिए काम में ले लिया। तो जब भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, अगर आप न्यूरॉन तंत्रिका के बारे में आप जानते हो
तो तंत्रिका की संरचना में एक्सॉन, तंत्रिका तंतु एक संरचना होती है, और तंत्रिका तंतु या एक्सॉन की जो झिल्ली है, अगर आप उस झिल्ली को देखो तो वहां पर सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएज एक पंप उपस्थित होता है। ये एक्सॉन की झिल्ली में है, और ये पंप क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइसिस करेगा, एंजाइम है एटीपीएज, एटीपी को तोड़ेगा, और जो ऊर्जा जनरेट होगी उसका उपयोग क्या करेगा ये, कि 2 पोटेशियम आयन एक बार में झिल्ली के बाहर से अंदर की ओर लाएगा, 2 पोटेशियम, और बदले में 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर की ओर ले जाएगा। और इस प्रकार ये जो सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएज पंप है जो एक्सॉन की झिल्ली में प्रेजेंट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल है। दूसरा हम बात करें कैल्शियम पंप की। सबने आपने मसल्स के बारे में, रेखित पेशी के बारे में पढ़ा होगा। तो रेखित पेशियों में सिस्टर्नी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक संरचना है जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है उसके मॉडिफिकेशन से बनी है। तो उसकी सिस्टर्नी में कैल्शियम भरे हुए हैं, और उसी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की SER है एक्चुअल में, और इसकी जो सिस्टर्नी है आपके, उसके अंदर ये कैल्शियम पंप प्रेजेंट है, और एटीपी की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी का एनर्जी बनी, और फिर ये पंप क्या करते हैं कि साइटोसोल जो कैल्शियम जो मसल का है उसमें से कैल्शियम को ये पंप दोबारा सिस्टर्नी की ओर पंप करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन पंप है प्रोटॉन का, ये आपको लाइसोसोम की झिल्ली में दिखता है, क्योंकि लाइसोसोम के भीतर एसिडिक एनवायरनमेंट है। लाइसोसोम का pH 4.6 है, मतलब उसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई है, और ये H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई ये हाइड्रोजन जो पंप है लाइसोसोम में वो बनाकर रखता है। तो ये हमने बात की प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, प्राथमिक सक्रिय परिवहन की। और एक दो तो एग्जाम्पल आप लोग इसके याद कर दें, बिल्कुल सिंपल से। एक्सॉन की झिल्ली में सोडियम पोटेशियम पंप है, और लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोजन पंप है उसकी झिल्ली के अंदर। इसी प्रकार पेशी के अंदर जो सिस्टर्नी है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसकी झिल्ली में कैल्शियम पंप प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ओके, यहां पर क्या होगा कि एनर्जी जरूरत तो है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी के तो होगा नहीं, लेकिन एनर्जी डायरेक्टली काम में नहीं आ रही। मतलब एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से सीधे ही एनर्जी जो बनेगी वो काम में नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, यहां पर एनर्जी द्वितीयक रूप से उत्पन्न होती है। कैसे कि किसी एक अणु को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस एक अणु को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसके कारण, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि मान लो कि किसी अणु को झिल्ली से बाहर भेजना है और उसके लिए एटीपी काम में लिए। जब बार बार इस अणु को झिल्ली से बाहर भेजेंगे तो कोशिका के अंदर अब इसकी कमी हो गई। आपने एटीपी की हेल्प से इसको बाहर भेजा, कमी होने के कारण अब दूसरी ओर से इस अणु का झिल्ली के भीतर प्रवेश हो रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि वो निष्क्रिय रूप से आ रहा है, लेकिन इस अणु को अंदर आने के लिए पहले हमने एटीपी का उपयोग करके इन अणुओं को बाहर भेजा है। तो यहां पर जो एनर्जी आई वो सेकेंडरी रूप से आई।
तो यहां पर पहले क्या एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके कारण ऐसी एक सांद्रता बनती है कि अब अणु निष्क्रिय रूप से अंदर आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में ये सांद्रता कब बनी? जब हमने एक्टिव रूप से इसको बाहर भेजा था। ओके, अब जब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हो रहा है, हमने उस दिन पैसिव में भी बात की थी कि अगर सिंपल डिफ्यूजन होता है तो कैरियर की चैनल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब फैसिलेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, तो जब सुसाध्य सुकरण विसरण होता है तो उस समय जरूरत होती है कैरियर प्रोटीन की, चैनल प्रोटीन की। तो जब पैसिव डिफ्यूजन होता है तो उसमें कैरियर और चैनल है तो भी हो सकता है, बिना कैरियर और चैनल के भी हो सकता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा कैरियर प्रोटीन की हेल्प से होगा। बिना कैरियर प्रोटीन की हेल्प के, कैरियर प्रोटीन वाहक प्रोटीन कहलाते हैं हिंदी में, ये झिल्ली में उपस्थित ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। तो ये जो कैरियर्स हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। उस आधार पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार का है, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। वन बाय वन इन पे बात करेंगे। पहली बात करेंगे यूनिपोर्ट। यूनि यानी एक, यानी ये जो ट्रांसपोर्ट है एक समय में केवल एक ही अणु का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हाइड्रोजन पंप की हमने बात की, कैल्शियम पंप की हमने बात की। दूसरा है सिम्पोर्ट, यानी 2 अणुओं का एक साथ परिवहन होगा। तो सेम टाइम में 2 अणु परिवहित हो रहे लेकिन एक ही दिशा में, या तो दोनों अंदर आएंगे झिल्ली के या दोनों झिल्ली से बाहर जाएंगे। तीसरी बात, जैसे सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो 12th क्लास में आपने किडनी के अंदर नेफ्रॉन में पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा। तो वहां पीसीटी की बात करते, समीपस्थ कुंडलित नलिका। वहां हम देखते हैं कि सोडियम आयन के साथ ग्लूकोज साथ साथ एक ही और आ गया, या सोडियम के साथ एमिनो एसिड साथ साथ आ गए। ये सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट में क्या होगा, 2 अणु साथ साथ तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी एक झिल्ली के भीतर आ रहा है तो दूसरा झिल्ली से बाहर की ओर आएगा। तो इसमें आप देखोगे क्लोराइड और सोडियम एक्सचेंजर है, वो इसका एक उपयुक्त एग्जाम्पल है। यह डायग्राम के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की। यूनिपोर्ट को एक अणु एक समय में ट्रांसपोर्ट हुआ, सिम्पोर्ट में ए और बी दोनों एक साथ एक ही समय में और एक ही और ट्रांसपोर्ट हुए। एंटीपोर्ट में 2 अणु हैं ए और बी, ए अणु अंदर की ओर आया, बी अणु बाहर की ओर चला गया। तो यहां पर ये यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट की बात की। अब को ट्रांसपोर्ट, मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, सोडियम एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ये आपके नेफ्रॉन की पीसीटी में प्रेजेंट है। ये कैरियर प्रोटीन हो गए। इसी तरह ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, लीवर में प्रेजेंट है। काउंटर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये सोडियम और हाइड्रोजन आयन का काउंटर एक्सचेंज आपको किडनी की पीसीटी में देखने को मिलता है, जिसमें सोडियम आयनों का तो पुनरावशोषण होता है, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट, स्त्रावित कर दिए जाते हैं। तो ये हमने आज बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन के बारे में। तो अभी तक हम एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कल हम लोग बात करेंगे इसी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं। एक फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो एक तो है एक्सोसाइटोसिस, यानी कोई सब्सटेंस
कोशिका से बाहर मुक्त हो जाए, इट इज, और वो लार्ज साइज का है, इट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। और अगर वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, उसकी अंदर एंट्री हो गई। तो कल बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस के बारे में, एंडोसाइटोसिस के बारे में। अच्छा, ये दोनों प्रोसेस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी एक्सोसाइटोसिस में भी एटीपी चाहिए, एंडोसाइटोसिस में भी एटीपी चाहिए। तो कल बात करेंगे एक्सोसाइटोसिस की, एंडोसाइटोसिस की, उनके कुछ एग्जाम्पल्स और उस पूरी प्रोसेस की स्टडी कल करेंगे। तो आई होप आज का जो टॉपिक था अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये समझ में आया। इससे पहले हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, हम इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।